तो लास्ट टर्म तक मैंने आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में पूरा बता दिया था, बस हेडिंग नहीं डलवाया था। ठीक है, तो अगला टॉपिक है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी मैंने समझाया था। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक सेल्स से नहीं होता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाले किसी भी रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी is one, a perfectly black body is one which absorbs completely all the radiation, which absorbs completely all the radiation, which absorbs completely all the radiation falling on its surface, falling on its surface। इसके सरफेस के ऊपर गिरने वाला जितना भी रेडिएशन होता है उसको कंप्लीटली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक, तो ठीक है, चलिए। तो मैंने कल बताया था इसका परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टेंस 1 होगा, बाकी रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, मैं नोट में लिखवा देता हूँ। जो अच्छी बॉडी हीट की एब्जॉर्बर होती हैं, जो गुड हीट एब्जॉर्बर होते हैं, वो अच्छे हीट एमिटर भी होते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब मैं यही परफेक्टली ब्लैक बॉडी मैंने क्या लिखवा दिया, बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर है, तो ये बहुत बढ़िया एमिटर भी होगा, मतलब ये एनर्जी को अच्छे से एमिट भी करेगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली अगर मैंने परफेक्टली ब्लैक बॉडी को गर्म किया हाई टेम्परेचर तक, तो ये फिर क्या करेगा, फिर सराउंडिंग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब हाई टेम्परेचर पे आ जाएगा, जब ये सराउंडिंग के टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो ये ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स जो हैं उसको एमिट करेगा। बात समझ रहे हैं? तो बहुत ध्यान से समझिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक से नहीं होता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी नेसेसरली ब्लैक हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक शब्द क्यों यूज़ किया गया, अगर थोड़ा सा हम लोग और बचपन में जाएं अपने, तो पढ़ाया जाता है कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो अच्छे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे विंटर्स का मौसम आ रहा है, तो विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में ये होता है कि डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट पड़ती है वो हमारी बॉडी पे जब पड़ती है, हमारे उन क्लोथ्स पे पड़ती है, तो वो लाइट जो रेडिएशन है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ठीक है, मैंने बताया था हीटिंग सेंसेशन इज ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उन कलर्स उन क्लोथ्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और हीटिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ब्लैक का मतलब डार्क कलर से है। ठीक है, ब्लैक नेसेसरली, वैसे ब्लैक के बारे में क्यों बोला गया, ब्लैक शब्द क्यों लिया, परफेक्टली ब्राउन बॉडी क्यों नहीं कह देते? तो परफेक्टली ब्राउन बॉडी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ब्राउन में वो सेंस नहीं आ रहा है कि हमें एक बहुत ही डार्क, मतलब ब्लैक रिप्रेजेंट करता है डार्क, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है डार्क को, यहाँ पे सेंस ब्लैक कलर को लेके नहीं है, यहाँ पे ब्लैक का सेंस डार्क कलर को लेके है। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसका काम परफेक्ट डार्क होता है। डार्क मतलब उसके ऊपर गिरने वाले हर प्रकार के रेडिएशन को, हर वेवलेंथ के रेडिएशन को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। वैसे तो दुनिया में परफेक्ट कुछ भी नहीं है, दुनिया में परफेक्ट
कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आइडियली, क्योंकि पूरा सिलेबस ही हम लोग आइडियल के हिसाब से पढ़ते हैं 11th-12th में, तो हम लोग आइडियल केस मान के चलेंगे कि हाँ भैया दुनिया में ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है, मान लेते हैं थोड़ी देर। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, समझ गए। अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। परफेक्ट, ये हमने RAT कल पढ़ाया था। रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए 0, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करती, ट्रांसमिट नहीं करती, आर पार नहीं निकालती, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से एब्जॉर्बटेंस 100% है, यानी कि 1, बाकी सब कुछ 0 है, ठीक है। फिर हमने आपको अभी समझाने का प्रयास किया कि जो बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्ब करता है वो बहुत अच्छे से हीट रिलीज भी करता है, एमिट भी करता है, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करें परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, तो अगर ये ऑल पॉसिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो अगर मैं इसको हीट करूं तो ऑल पॉसिबल रेडिएशंस को एमिट भी कर सकता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हर पॉसिबल वेवलेंथ का रेडिएशन ये एमिट कर सकता है। तो पॉइंट ये है कि व्हेन अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, व्हेन अ परफेक्टली black body is heated to a high temperature, when perfectly black body is heated to a high temperature, comma, it emits radiation of, comma, it emits radiation of all possible wavelengths, all possible wavelengths। समझ में आ रहा है? अब एक प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी जो लगभग लगता है कि यहाँ परफेक्टली ब्लैक बॉडी तरह काम कर सकती है, उसको एक साइंटिस्ट है फेरे ने उसको डेवलप किया था, उसको फेरेज ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। तो वो फेरेज ब्लैक बॉडी, फेरेज ब्लैक बॉडी, फेरेज ब्लैक बॉडी क्या होती है देख लीजिए फटाफट। इसमें कांच की हॉलो बॉल होती है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे एक पतला सा होल किया जाता है, यहाँ पे एक कोन होता है, समझ रहे हैं, इस तरीके से। और यहाँ पे डार्क कलर से पेंट होता है, समझ रहे हैं, यहाँ पे डार्क कलर से पेंट होता है रफली, बहुत स्मूथ पेंट नहीं किया जाता। मतलब एक तरीके से ऐसे मानिए कि अंदर कार्बन ब्लैक कलर का कोई पेंट है या पाउडर है स्टिकी टाइप का, उसको अंदर डाल दिया, तो बॉल को चारों तरफ घुमा दिया, इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये ग्लास बॉल है, ठीक है। ये कार्बन ब्लैक, ये कोन जैसा बनाया गया। कोन क्यों बनाया गया मैं बताता हूँ। एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन ये क्रिएट हो जाता, अगर मैं इसको ऐसे पूरा कंप्लीट कर देता तो ये कुछ रेडिएशन ऐसे जाके बाउंस बैक होके सीधा वापस भी आ सकता था, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे जब रेडिएशन डालते तो प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ऐसे जाता तो नॉर्मल इंसिडेंस होकर वापस भी आ सकता था, हमें वापस नहीं करना। तो अब क्या होगा, जैसे हम कोई रेडिएशन इसके अंदर डालेंगे, यहाँ से अंदर रेडिएशन आया तो रेडिएशन थोड़ा यहाँ टकराएगा,
मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, कुछ बचा यहाँ टकराया, फिर एब्जॉर्ब हुआ, कुछ बचा यहाँ टकराया, फिर अल्टीमेटली जाके टकरा के कुछ यहाँ पे आके खत्म हो गया। यानी अल्टीमेटली जो रेडिएशन एक बार अंदर आया वो फिर अब बाहर वापस नहीं जा सकता, अंदर ही अंदर बार बार रिफ्लेक्ट होके जितनी बार सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा उतनी बार कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब रेडिएशन आएगा या रेडिएंट एनर्जी, तो फिर जब बनी बात है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जैसे जैसे ये हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये नहीं होता कि हाई टेम्परेचर पे करना है तुम इसको पकड़ के वहाँ पे भट्टी पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गई बात? मतलब फेरेस ब्लैक बॉडी में ये होता है कि रेडिएशन आता है, रेडिएशन अंदर बार बार बाउंस बैक इस तरीके से होता है और अल्टीमेटली इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। अगला लॉ है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स लॉ। WEIN, वीन्स लॉ। वीन्स लॉ क्या होता है? इसी को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, पहले लॉ क्या है वो मैं समझा देता हूं, उसके बाद according to this law, if temperature of black body increases, if temperature of black body increases, comma the maximum energy radiant, comma the maximum energy emitted, comma the maximum emitted radiant energy shifts towards the shorter wavelength, shifts towards the shorter wavelength। देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं, वैसे थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी बताते हैं आपको, ध्यान समझिए। According to this law, if temperature of black body increases, the maximum emitted radiant energy shifts towards the shorter wavelength। पहली बात, अगर आपने केमिस्ट्री में अभी इसी साल आपने अगर पहले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा हो तो एनर्जी का वेवलेंथ से रिलेशन आपने पढ़ा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, E बराबर hc/λ ये होता है, यानी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और एनर्जी अगर मैं हीट के बारे में बात करूं तो उतनी ही ज्यादा होती है जितना टेम्परेचर होता है। मतलब मैं बहुत मोटे तरीके से आपको समझा रहा हूं, मतलब ये लिखा बहुत साइंटिफिक मेथड में है, बहुत ही आला दर्जे की फिजिक्स लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपलीफाइड शब्दों में बताना चाहता हूं कि किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो उस रेडिएशन की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहली बात, फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको आता है देन ओके, नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, समझ लो। जितनी ज़्यादा रेडिएशन का वेवलेंथ होगा उस एनर्जी का, उस रेडिएशन का एनर्जी उतना ही कम हो जाएगा। वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम, वेवलेंथ कम, एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, अगर हम हीट के हिसाब से देखें तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है किसी बॉडी का, इसका मतलब एनर्जी भी उसके अंदर उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर ध्यान से देखें तो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू E और E प्रोपोर्शनल टू 1/λ, बीच वाले को अगर गायब कर दें तो T प्रोपोर्शनल 1/λ हो गया।
यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगा उसकी वेवलेंथ घटती चली जाएगी। ठीक है, वही अब देखिए शब्दों में कितना अच्छे दर्जे की फिजिक्स लिखी है। इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमम एमिटेड रेडिएंट एनर्जी शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। देखिए यही जो दो एक्सप्रेशन लिखे हैं, यही दो एक्सप्रेशंस को शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, पहला ये है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो ऑब्वियसली एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वही लिखा है। इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमम एमिटेड रेडिएंट एनर्जी शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। अब आप जैसे चाहो वैसे समझ लो, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा। लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/t, दैट इज लैम्डा एम मतलब वो वेवलेंथ जब मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही थी, है ना, वो वेवलेंथ जब मैक्सिमम एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएट कर रही थी, प्रोपोर्शनल टू 1/t। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगाने के बाद b आता है तो b/t। b को वीन्स कांस्टेंट कहते हैं, तो फॉर्मूला हमारा लैम्डा एम टी बराबर हो गया क्या, ये आपका फॉर्मूला हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। वीन्स डिस्प्लेसमेंट वीन्स कांस्टेंट जो b आया है, वीन्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3। हाँ, b इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3। अगर यूनिट का अंदाज़ा लगाना है तो लैम्डा का यूनिट मीटर होता है और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, तो 2 है ना, 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3। समझ गए, दिस इज वीन्स लॉ। एक और लॉ बचा है, दो लॉ बचे हैं बेसिकली, फटाफट वो भी देख लेते हैं। वीन्स लॉ के बाद अगला आता है स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ थोड़ा आसान थोड़ा टफ। स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ क्या होता है? स्टीफेंस लॉ देखिए, जो टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिखूं तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जानते हैं ना, केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर किया जाए उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है, उसकी 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है। तो यानी एनर्जी रेडिएटेड बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही है क्या? स्टीफेंस लॉ। द radiant energy emitted by a perfectly black body per unit area, per unit surface area, per unit time, per unit time is directly proportional to the 4th power of its absolute temperature, that is ये हो गया। ठीक है,
ओके, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हटाएंगे तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम बराबर सिग्मा आ जाएगा, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की होल पावर 4, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की होल पावर 4। ये जो सिग्मा है इसी को कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट बोला जाता है। इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5, 6, 7, 8, मतलब 5.67 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट आप निकालना चाहो तो एनर्जी का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और केल्विन की पावर -4, यानी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन की पावर -4। आप चाहो तो जूल पर सेकेंड को वॉट लिख सकते हो, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर -4। ठीक है, इसमें एक अमेंडमेंट भी है कि अगर मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दे दिया जाए, इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, इसमें नोट कर देते हैं स्टीफेंस लॉ में, note if surrounding temperature is T0, then modified Stephen's law can be written as मॉडिफाइड स्टीफेंस लॉ। क्या हो जाएगा, एनर्जी कितनी एमिटेड हुई, कितने एरिया से हुई, कितने टाइम में हुई, बराबर सिग्मा, यहाँ पे जो T की पावर 4 था एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो बॉडी का है, उसमें हम T0 की पावर 4 से, ठीक है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर इज T0, और यहाँ लिख देते हैं एंड टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी is T, then modify Stephen's law, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप एनर्जी के लिए E लिखना चाहें, लेकिन आप समझ जाइए क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए सिंबल्स में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि E, कैपिटल E आपको अगर याद हो, मैं कैपिटल E लिख चुका था क्या, एमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया। ठीक है, अगर मैं स्मॉल E लिखता हूँ एनर्जी के लिए, ठीक है, तो स्मॉल ई भी लिख चुका हूँ एमिसिविटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ई सारे इंगेज हैं, इस वजह से मैंने एनर्जी, आप चाहो तो हाँ क्यू लिख सकते हो, क्यू अपॉन एरिया इंटू ए अपॉन टी, ये हो सकता है। चलो लिख ही देते हैं, एनर्जी के लिए रेडिएंट एनर्जी क्यू अपॉन एरिया इंटू टाइम बराबर सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन क्यू समझ जाना कि क्यू यहाँ पे वो वाली हीट एनर्जी नहीं जो आप बर्नर जला के किसी मटेरियल को डायरेक्ट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी। आखिरी लॉ है अपने पास, छोटा सा लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ भी न्यूटन का हस्तक्षेप है। न्यूटन बहुत खुड़ी व्यक्ति प्रतीत होते होंगे आप लोगों को। न्यूटन का हर जगह कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई रूल मौजूद है, इसलिए कृपया ध्यान से देखें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हिंदी में कहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। बहुत आसान है वैसे, ये समझ लीजिए। आपको रेडियो एक्टिविटी का भी एक लॉ ऐसे ही है, वो भी आ जाएगा। एक बहुत छोटी सी बात अगर आपने ऑब्जर्व करी हो कभी भी प्रैक्टिकली, तो आपने देखा होगा कि जब चाय गरम गरम आती है शुरुआत में, तो उसके ठंडे होने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब उसके कूलिंग का रेट फास्ट होता है। लेकिन जब एक बार चाय थोड़ी ठंडी हो चुकी होती है तो गुनगुनी चाय काफ़ी देर तक एग्जिस्ट करती है। आपने नोटिस किया होगा, चाय बहुत
भनभनाती हुई जो गर्म होती है वो कुछ ही पल के लिए होती है, लेकिन गुनगुनी चाय बहुत देर तक परसिस्ट करती है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ डियर कि जब चाय बिल्कुल गर्म होती है उस समय चाय के टेम्परेचर और हमारे आसपास के वातावरण के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इस बड़े टेम्परेचर डिफरेंस को कम करने के लिए जल्दी जल्दी गर्म बॉडी क्या करती है? हीट को रिलीज करती है, और जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस थोड़ा कम होता है तो उसके बाद वो रेट जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। यानी न्यूटन के अकॉर्डिंग कि अगर गर्म बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dQ अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ हीट लॉस, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। यही है रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग। और क्योंकि ये वक्त के साथ साथ ये स्लो होता जाता है, इस वजह से यहां पे माइनस लगाया गया है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? हियर नेगेटिव इंडिकेट्स दैट with passing time temperature difference decreases, टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीजेस। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। बॉडी का जो हीट को रिलीज करने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। इसी को अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो आएगा when a hot body is cooled in air, when a hot body is cooled in air, then the rate of loss of heat from the body, the rate of loss of heat from the body is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding। न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए जो कि इसी से डिराइव किया जाता है डायरेक्टली। यह आखिरी पॉइंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि एक बॉडी है, वो इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर इतने मिनट में ठंडी हो गई, तो बताइए इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक कितनी देर में ठंडी होगी। ठीक है, फटाक से लिख देते हैं। मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ टाइम ऑफ कूलिंग, इस फॉर्मूले से आप कर पाएंगे। आपको दो कंडीशन हमेशा दी जाएंगी, फॉर्मूला एक ही है, एक ही फॉर्मूले को आपको दो बार लगा देना है। ठीक है,
Ti मतलब T1 माइनस T2 मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपॉन T, इतनी देर में टेम्परेचर कूलिंग हुआ, बराबर K इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, T1 प्लस T2 बाई 2 इनिशियल फाइनल टेम्परेचर का बाय एवरेज माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। सही नहीं समझे? मतलब क्वेश्चन में कह दिया जाए कि 50 डिग्री से 40 डिग्री आने में 5 मिनट लगे, तो T1 50 हो गया, T2 40 हो गया, 5 मिनट ये हो गया, रख दिया, एक इक्वेशन बन गई। फिर कहा कि 40 डिग्री से 30 डिग्री तक आने में कितना समय लगेगा, तो अगले केस में T1 हो गया 40, T2 हो गया 30, T निकालना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, K ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको अगली बार का T नहीं समझे, ये 40 ये 30 ये T इस बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बता देंगे, अच्छा नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दिया जाएगा। ठीक, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार आप समझ गए कि अगर 50 से 40 तक अगर 5 मिनट लगे हैं तो बेवकूफ़ी कहेंगे कि सर 50 से 40 नहीं 10 डिग्री, यानी 40 से 30 आने में भी कितना लगेगा, मतलब उतना ही 10 डिग्री है तो 5 मिनट ही लगना चाहिए। गलत। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही तो कहता है कि जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती चली जाती है उसके कूल होने का रेट उतना ही स्लो हो जाता है। यानी अगर पहले 50 से 40 आने में 5 मिनट लगे थे तो अब 40 से 30 जाने में 5 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, दोनों ही बार में टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री का है, लेकिन समझ जाइए। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं जो मैं डिस्कशन कर रहा था वही सवाल है कि क्वेश्चन है अ बॉडी cools from 50 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 5 minutes. Again, in 5 minutes. If it further cools to 40 degrees Celsius, then find the temperature, find the time for this. Find the time for this. If given temperature of surrounding is suppose 10 degree Celsius. सवाल समझ में आया? 50 से 40 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने के लिए 5 मिनट लगते हैं, और अगर फर्दर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाना है यानी फिर से 10 डिग्री सेल्सियस का अगर कूलिंग होनी है तो टाइम बताना है ना। सराउंडिंग टेम्परेचर दिया तो मैंने आपको कल सिखाया था क्या कि फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। तो पहले केस के लिए हम लगाते हैं T1 50, T2 40, T5 ये K
ये 50 प्लस 40 अपॉन 2 माइनस 10, इक्वेशन 1। In the same way, T1 माइनस T2 अपॉन T, यानी अब है 40, ठीक है, सॉरी, इट फर्दर कूल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, सॉरी 50 से 40 हुआ 5 मिनट में, और 40 से 30 होना है, तो 40 माइनस 30 बाय T निकालना है। अब 40 से 30 तक आने समय निकालना है कि ये है 40 प्लस 30 बाय 2 माइनस। इन दिस वे यू गॉट 2 इक्वेशंस, ठीक है भैया। अब आप क्या कर दो, फर्स्ट को सेकंड में या सेकंड को फर्स्ट, जिससे अच्छा लगे उससे डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, 10 बटे 5, ये भी हो गया 10 बटे T, तो ये हो जाएगा T बटे 5। K से K कैंसिल, 50 40 90 बटे 2 45, और 45 माइनस 10 35, और इधर हो गया 40 30 70 35 माइनस 10 25, तो 55 25 5 7 35, T की वैल्यू कितनी हो गई 7 मिनट। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक छोटा सा सवाल आ सकता है।